हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो दैट इज निकिता बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो लेट अस टेक अ हिंट अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे कोई भी वेरिएशन का चांस जो है वो नहीं होगा बिकॉज देर इज अ नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कैंडिडेट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वेरिएशन के चांसेस होंगे बिकॉज देर इज अ फिनोमिना हैपन लाइक रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। ओके, नाउ सी हियर it is written that unisexual and bisexual. So what is unisexual and bisexual type of organisms? जो आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के, लेकिन यहाँ पर हम फिलहाल जान लेते हैं कि एक्चुअली में यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल क्या होता है। उसके कुछ एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। ओके, सपोज यूनिसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल इज रिलेटेड टू सेक्स ऑर्गन्स एंड यूनि मीन्स देयर विल बी अ सिंगल, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, आइदर इट इज मेल और फीमेल, आर कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल। यानी जैसे मान लीजिए आप ह्यूमन बीइंग्स, ओके, सो ह्यूमन बीइंग्स आर यूनिसेक्सुअल इन नेचर। हो सकता है देयर विल बी अ मेल कैंडिडेट, देयर विल बी अ फीमेल कैंडिडेट, both are different from each other. So those type of organisms in which only single sex are present are called as unisexual. Okay, now what about bisexual? See, bi means two, sexual is related to sex organ. So those candidate in which both the sex organ are present, that is male sex organ and the female sex organ, are called as bisexual. If I want to give the example, so I can give mustard, a bisexual plant, now hibiscus, a bisexual plant. So those type of organism which contain both the reproductive organs are called as bisexual. Okay, so this is your sexual reproduction, means to say that there will be involvement of two candidate, male and the female. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो कैंडिडेट होते हैं, मेल एंड फीमेल। मेल से आगे आपका स्पर्म, फीमेल से आगे हमारा एग या ओवम। नाउ दिस गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। ओके, दिस इज वेरी क्लियर टू यू दैट व्हाट इज हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। व्हेन these gametes fuse together they form zygote. Zygote is, see this is n, this is n, अगर इन दोनों n को जोड़ दे so it will become 2n. Okay, अगर ये haploid है so it is need to be diploid. Now what is haploid and diploid? There will be a single set of chromosome. यहाँ पर क्या है कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है because you are a diploid organism and you are having the 46 number of chromosome, okay, with the sex organs. But लेकिन जब हम गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है हमारे शरीर में, जैसे ही स्पर्म और एग्स बनना शुरू होते हैं तो उस दौरान मियोसिस होता है। मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन, और मियोसिस के दौरान क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं इट विल बिकम हाफ, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। तो यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन के द्वारा कौन सा सेल डिवीजन हो रहा है, दैट इज मियोसिस। लेकिन अब ये जाइगोट बन गया, जाइगोट इज यूनिसेलुलर and diploid. Now this is the confusion. Unicellular भी और diploid भी कह रहे हैं। Diploid इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों कैंडिडेट का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है और दिस इज अ सिंगल सेल। अब हर किसी की शुरुआत जो होती है वो जाइगोट से ही होती है। हर किसी की जो जिंदगी की शुरुआत होती है वो किससे होती है, जाइगोट से ही होती है। ओके, सो इट इज डिप्लॉयड इन नेचर एंड यूनिसेलुलर। दिस इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ जाइगोट। Now see when it zygote divide, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे कोई भी रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा, यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन होगा। यानी ये जो जाइगोट की एक सेल है, अब इसके द्वारा दो सेल्स बनेंगी, अब ये दो सेल्स जो होंगी वो चार सेल्स बनाएंगी। सो दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड योर इक्वेशनल डिवीजन, और यू कैन से माइटोसिस। ओके,
because mitosis is mainly responsible for the growth and development of the body or repairment of any injury, whereas meiosis is responsible for the formation of gametes. Okay, so I hope it is clear that unisexual and bisexual. Now what about the organisms who are reproduced bisexually or unisexually? Okay, let us see. Suppose ये कोई यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है. सपोज दिस इज द सिंबल ऑफ मेल एंड दिस इज योर सिंबल ऑफ फीमेल. ओके, दिस इज द बायोलॉजिकल सिंबल ऑफ मेल एंड फीमेल. मेल यहाँ पे अलग है, फीमेल यहाँ पे अलग है. इट इज द केस ऑफ यूनिसेक्सुअल. ये यूनिसेक्सुअल के केस में मैं बता रही हूँ कि मेल यहाँ पर क्या है, अलग है, और फीमेल क्या है, अलग है. ओके, नाउ अगर इन दोनों के गैमेट्स जो हैं आपस में फ्यूज करते हैं, देन दे विल फॉर्म अ zygote which is 2n in nature. That is obviously correct. ठीक है, लेकिन मेरे यहाँ कहने का मतलब क्या था कि मेल जो था वो सेपरेट था और फीमेल जो था वो सेपरेट था. दिस इज द यूनिसेक्सुअल कंडीशन. बट इफ आई टॉक अबाउट द बाइसेक्सुअल कंडीशन, नाउ व्हाट्स हैपन. बाइसेक्सुअल के दौरान क्या होगा, यहाँ पे तो समझ में आ गया, दो कैंडिडेट का इन्वॉल्वमेंट है, दोनों ही अलग अलग है, मेल भी अलग है, फीमेल भी अलग है, क्योंकि यूनिसेक्सुअल की कंडीशन है. तो यहाँ पे वेरिएशन के चांसेस जो होंगे वो बढ़ेंगे. ओके, नाउ किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, तो उसके साथ क्या होगा. सपोज दिस इज बाइसेक्सुअल. अगर दोनों प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे दोनों एक साथ बना सकते हैं हम लोग. ठीक है, दिस इज द बाइसेक्सुअल सिंबल. अब ये क्या करेगा, ये मेल को भी फॉर्म करेगा और फीमेल को भी फॉर्म करेगा. तो इसी के जरिए ये फॉर्मेशन हो रहे हैं. तो मेल और फीमेल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे इस केस में, क्योंकि वो एक ही कैंडिडेट के जरिए रिलीज किए जा रहे हैं. अगर इनके गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, देन दे विल ऑल्सो फॉर्म अ zygote 2n. ओके, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएशन के चांसेस होंगे वो कम होंगे. Why this is happen? क्यों ऐसा हो रहा है? Because there is only same parent reproduce and form two type of the reproductive organs, that is male and female. When this male and female gamete fertilize together, then they form a progeny which is similar to their parent. So this is the case of variation. यहाँ पे जो वेरिएशन का चांस होगा वो कम होगा, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल क्या है, सिमिलर है, क्योंकि वो एक ही कैंडिडेट से रिलीज हो रहे हैं. जबकि अगर हम बात करें यूनिसेक्सुअल की, सो मेल एंड फीमेल बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर. दैट्स व्हाई द चांसेस ऑफ वेरिएशन इंक्रीजेस ओवर हियर. आर यू क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट वन. देखिए हमारे नेचर में भी, ठीक है, इन चीज़ों को रोकने के लिए, यानी बाइसेक्सुअल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सेल्फ रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, इनको रोकने के लिए हमारे नेचर ने भी बहुत सारे तुक्के लगा रखे हैं. कौन से तुक्के हैं? सपोज कर लो किसी प्लांट की हाइट ज़्यादा हो गई है, ओके, किसी की कम है, उसमें दोनों ही गैमेट्स प्रेजेंट हैं. सपोज कर लो कि जो आपका फीमेल गैमेट है वो बहुत ऊपर है और मेल गैमेट बहुत ही नीचे है. तो इस पर्टिकुलर प्लांट में अब ये जो आपका फीमेल गैमेट और मेल गैमेट है ये आसानी से फ्यूज नहीं कर पाएगा. So there will be no chance of fertilization, self reproduction in particular plant. तो ये सब तुक्के जो है ये किसके हैं, हमारे नेचर के हैं, ताकि जो हमारा नेचर क्या चाहता है कि चेंजेस हों, बदलाव हो, ताकि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पैदा हो सकें. ठीक है, दो अलग अलग कैरेक्टर से ऑर्गेनिजम्स जो है वो पैदा कर सके और लंबे समय तक इवॉल्व कर सके, लंबे समय तक सर्वाइव कर सके. लेकिन जिस ऑर्गेनिजम्स में दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, विच इज बाइसेक्सुअल इन नेचर, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि वो क्या कर लें, सेल्फ रिप्रोडक्शन कर लें. और सेल्फ रिप्रोडक्शन करके कि तो वो अपनी तरह से ही कॉपी बनाएंगे प्रोजनी की, जो कि ज़्यादातर इन्वॉल्व नहीं कर पाएगी या ज़्यादातर सर्वाइवल नहीं होगी. तो हमारा नेचर क्या करता है, इन चीज़ों को रोकने के लिए कई सारे जुगाड़ लगाता है. ठीक है, पहला मैंने आपको बता दिया, क्या बताया कि हो सकता है कि फीमेल बहुत ही ऊपर हो और मेल बहुत ही नीचे हो, फ्यूजन पॉसिबल नहीं होता है.
तो अब ऑब्वियसली इस कंडीशन में मेल को किसी और फीमेल के पास जाना पड़ेगा, ओके, या किसी और मेल को उस फीमेल के पास आना पड़ सकता है। सेकेंड, क्या रीजन हो सकता है कि हो सकता है कि जो फीमेल हो वो नवंबर में मैच्योर हो रहा है, मेल जो है वो दिसंबर में मैच्योर हो रहा है, ठीक है। तो अब मेल जो है दिसंबर में मैच्योर हो रहा है तो फीमेल उसका वेट तो करेगा नहीं, वो मैच्योर होने के बाद क्या करेगा, किसी और मेल का वेट करेगा ताकि वो आकर के फर्टिलाइज कर दे। सो देयर विल बी अ डिफरेंसेस, वो सेम के साथ फर्टिलाइज ना होकर के किसके साथ फर्टिलाइज हो रहे हैं, किसी अनदर कैंडिडेट के साथ विद सेम स्पेसिस। स्पेसिस तो सेम है लेकिन यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फर्टिलाइजेशन को कर रहे हैं, ठीक है। वो सेल्फ रिप्रोड्यूस ना करके क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। देयर विल बी अ क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन द प्लांट्स हैपनिंग दिस केस ऑल्सो। सो यहाँ पर क्या है कि वेरिएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर बात करोगे सेल्फ की तो सेल्फ में जो वेरिएशन चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, ओके। नाउ सी द थर्ड वन, इलैबोरेट कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। पहले क्या होता है कि गैमेट्स को बनना होता है, गैमेट्स फॉर्म होते हैं, उससे पहले हमें रिप्रोडक्टिव एज में आना होता है। सो जैसे हम रिप्रोडक्टिव एज में आते हैं तो गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स बनने के बाद अब गैमेट्स ट्रांसफ़र होंगे, ट्रांसफ़र होने के लिए भी कोई ना कोई कैंडिडेट चाहिए होता है और उसके बाद वो जाकर के क्या होंगे, फ्यूज होंगे, फर्टिलाइज होंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का होना ज़रूरी है, ओके, अंडरस्टैंड दिस वन। नाउ सी नेक्स्ट, दैट इज़ वेरी स्लो। ऑब्वियसली इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, क्योंकि आप तो देखते ही हो कि एक जो पर्टिकुलर एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस इतना स्लो होता है कि एक एम्ब्रियो जब डिवाइड करना शुरू करता है, ठीक है, यानी वो फ्यूटस में कन्वर्ट होता है और कई सारे इंटरनल ऑर्गन्स जब आना शुरू होते हैं तो उसको पूरी तरीके से मैच्योर होने में 9 महीने लग जाते हैं। अब वो ये सोचता है कि काश मैं इस 9 महीने के बाद तो दुनिया देख सकता हूँ। अब ये 9 महीने तो सिर्फ एम्ब्रियोजेनेसिस के हैं। अब इससे पहले इम्प्लांटेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जो गैमेट्स बने होंगे पेरेंट्स के या पेरेंट्स रिप्रोडक्टिव एज में आए होंगे, ठीक है। सो देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस, सो दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो इन नेचर। Next one point, that is non-identical. Obviously in sexual reproduction there is a variation present, so the progeny or offspring are not exactly similar to their parents. So this is the case of non-identicals. Okay, यहाँ पर बिल्कुल ही सिमिलर चीज़ें नहीं होती हैं. There will be some differences, there will be a variation happen always. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन नीट 2015. 2015 का क्वेश्चन है, नीट का पूछा गया है, एकदम शार्पली पूछा है कि किस प्रकार के रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है, नॉन आइडेंटिकल प्रोजनी बनती हैं जो कि एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होती हैं अपने पेरेंट्स के. सो आंसर उसका था 4 ऑप्शन है, ओके, लेकिन उसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ सी नेक्स्ट वन, सिमिलर पैटर्न्स. Now what are the similar patterns? See here, what are the similar patterns may be occur. कौन कौन से वो similar patterns हो सकते हैं. जैसे बात करते हैं सबसे लोअर ऑर्गेनिजम्स की, दैट इज फंगस प्लस एल्गी. ओके, फंगस एंड एल्गी. मैंने आपको बताया था कि फेवरेबल कंडीशन में ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. ओके, तो अनफेवरेबल कंडीशन में यदि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो इनके पास गैमेट्स का फॉर्मेशन होना जरूरी है. मेल गैमेट चाहिए ही होगा, फीमेल गैमेट चाहिए ही होगा. ओके, देयर विल बी अ फीमेल गैमेट, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए गैमेट्स होना जरूरी है. तो जिस तरीके से हमारे अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ट्रांसफर होता है एंड देन फ्यूजन होता है, सेम उसी तरीके के सिमिलर पैटर्न्स हैपन्स होते हैं किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के साथ. अगर बाइसेक्सुअल है तो उसमें भी गैमेट्स बनेंगे, अगर यूनिसेक्सुअल है तो ऑब्वियसली गैमेट्स बनेंगे. ठीक है,
गैमेट्स पहले बनेंगे, यानी देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। नाउ गैमेट्स जो है वो ट्रांसफर होंगे, हो सकता है सेम कैंडिडेट में हो जाए, बाइसेक्सुअल है तो सेल्फ हो जाए, हो सकता है क्रॉस भी हो जाए, ठीक है। सो अब गैमेट्स को ट्रांसफर करना होगा और फिर जाकर के वो आपस में फ्यूज करते हैं। सो दिस इज द सिमिलर प्रोसेस विच इज हैपन विद एवरी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। देयर विल बी नो एक्सेप्शन फॉर दिस प्रोसेस। यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है। ये जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो सिंपल ही क्यों ना हो, चाहे वो हायर वेल डेवलप ही क्यों ना हो, उन सब में ये प्रोसेस होती है। देयर विल बी अ गैमेट फॉर्मेशन, ओके, देयर विल बी अ गैमेट ट्रांसफर एंड एट लास्ट देयर विल बी अ गैमेट फ्यूजन। नाउ सी द नेक्स्ट वन, दैट इज जुवेनाइल फेज, और यू कैन से वेजिटेटिव फेज। Now vegetative word is used for plants. जैसे कि वहां पर asexual reproduction यूज कर रहे थे हम एनिमल्स के लिए, वैसे ही ठीक है हमने यूज किया था वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट्स के लिए। तो यहाँ पर ये जो फेज है ये प्लांट से रिलेट कर रही है, और जो जुवेनाइल फेज है वो एनिमल से रिलेट करती है। नाउ व्हाट दैट फेज, सी हियर, जुवेनाइल फेज क्या होता है एक्चुअली। सपोज ये कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, अब इसकी जो रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट होने वाली है वो 15 से 17 मान के चलो, सपोज कर लो, ठीक है। मैं कोई परफेक्ट यहाँ पर एज नहीं बता रही हूँ कि इतने एज में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई है तो रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट हो चुकी है। मैंने सपोज किया है कि 15 से 17 जो है अब मेच्योरिटी स्टेज है, अब इसके बाद वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो रिप्रोडक्शन से पहले यानी बिफोर रिप्रोडक्शन इस एज को हमें अटेंड करना जरूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 17 आ चुकी है, तो 17 से पहले आपने 1 से लेकर के 16 तक, यानी 1 से लेकर के 16 साल तक की जो भी एज अटेंड की है, दैट इज कॉल्ड योर जुवेनाइल फेज। अब इस जुवेनाइल फेज के बाद ही कौन सी फेज आती है, रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। यानी इस फेज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, कोई ना कोई चेंजेस हमारे शरीर में होना शुरू हो जाते हैं। देयर विल बी सम एक्सटर्नल चेंजेस, देयर विल बी सम इंटरनल चेंजेस व्हिच इज हैपनली इन अ डिफरेंट वे इन बॉयज एंड गर्ल्स। सो दिस पर्टिकुलर फेज बिफोर द रिप्रोडक्टिव फेज, द पर्टिकुलर फेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज जुवेनाइल फेज, बट इन केस ऑफ ह्यूमंस or in case of animals, ठीक है। but when we talk about the plants then this particular phase is called as vegetative phase. now पता कैसे चलेगा कि जो plants हैं उनमें vegetative phase किस एज पर होती है। so it is depend upon the life span of plant. मैंने previous lectures में बताया होगा कि हर organism की life span क्या है, range में ली जाती है, ठीक है। अब जैसे हम हैं तो हमारी लाइफ स्पैन मान के चलो 60 ईयर्स है, ओके। नाउ 60 ईयर्स से पहले हमें क्या करना है, मैच्योर होना है, मैच्योर होना है, जुवेनाइल फेज को भी क्रॉस करना है, रिप्रोडक्टिव फेज को भी हमें क्या करना है, क्रॉस करना है। अगर मैं किसी डॉग की बात करूं तो उसकी जो है वो 20 से 25 साल है, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर लाइफ स्पैन में वो क्या करेगा, जुवेनाइल फेज भी अपना कवर कर लेगा और रिप्रोडक्टिव फेज को भी कवर कर लेगा। सो दिस इज द डिफरेंस। आप किसी के भी एक्चुअल जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव फेज नहीं बता सकते हो, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंसेस इन लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लेकिन प्लांट्स को देख करके बता सकते हो। कैसे बताओगे कि जैसे प्लांट्स में जब फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ये कुछ साइंटिफिक सिंबल्स होते हैं जिसके जरिए हम बता सकते हैं कि कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर चुका है। ह्यूमन बींग्स को देख के बता लोगे क्योंकि उसकी बॉडी में कई सारे जो है चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे, तो बोल सकते हो कि यार अब ये जो बंदा है ये क्या हो रहा है, सेक्सुअली मैच्योर हो रहा है, ओके। सो दिस इज अबाउट योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो वेरी वेल। नाउ सी वंस अगेन, यूनिसेक्सुअल मीन्स सिंगल सेक्स ऑर्गन, बाइसेक्सुअल मीन्स यहाँ पे 2 होंगे, ठीक है।
यहाँ पर वेरिएशन का चांस कम होता है जो कि सेल्फ रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि दोनों ही सेक्स ऑर्गन किसी एक ही कैंडिडेट के द्वारा आ रहे हैं, दोनों ही सेक्स ऑर्गन किसी एक ही कैंडिडेट में बॉडी में प्रेजेंट है। यूनिसेक्सुअल आर टोटली डिफरेंट, यहाँ पे सर्वाइवल चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन जो बाइसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनको नेचर ने रोकने के लिए कई सारे ट्रिक्स यूज़ किए हैं, जैसे कि हो सकता है कि फीमेल कुछ लेट फॉर्म हो रही है या फिर वो जो है कुछ देर के बाद मैच्योर हो रही है देन कंपेयर टू मेल। तो अब मेल जो है उसके मैचुरेशन का तो वेट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, किसी अनदर फीमेल के साथ जाकर के फर्टिलाइज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज, ये भी हो सकता है कि जो फीमेल है वो बहुत ही टॉप पर है और मेल जो है वो काफ़ी नीचे है, तो इस केस में इनकी फ्यूजन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही कम हो जाती है। तो नेचर ये खुद चाहता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन हो जो कि सरवाइव कर सकें, जो कि जी सके, जो कि इवॉल्व कर सकें। ठीक है, एकदम सेम टू सेम कॉपी मेरे पास ना आए, कुछ मुझे डिफरेंट मिले ताकि मैं उनको आगे तक जीवन दे सकूं। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ नेचर, वो चाहता है कि चेंजेस हो, नेचर का नियम है टू चेंज। ओके, नाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस इलैबोरेट, ऑब्वियसली इट इज मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे पहले गैमेट्स बनेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे, फिर फ्यूज होंगे। ठीक है, और साथ ही बहुत स्लो होता है, बहुत ही लंबा होता है। देखते हो कि यूट्रस में ही 9 महीने लग जाते हैं, उसके बाद की जो प्रोसेसेस होती हैं वो अलग है, उससे पहले की जितनी प्रोसेस हुई होंगी फर्टिलाइजेशन के लिए उनके लिए अलग टाइम हुआ होगा। सो इट विल बी टेक अ मैक्सिमम टाइम टू फॉर्म अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। नॉन आइडेंटिकल्स, देयर विल बी अ वेरिएशन, और वेरिएशन होंगे तो जो भी प्रोजनी होगी, जो भी ऑफस्प्रिंग होगा वो सिमिलर नहीं होंगे, वो आइडेंटिकल्स नहीं होंगे। ठीक है, they are not exact copy of their parent and it is for sure. Similar patterns, obviously similar patterns, जिस तरीके से हमारे अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स ट्रांसफर होते हैं, गैमेट्स का फ्यूजन होता है, सेम उसी तरीके से जब कोई सिंपल ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होना जरूरी है, आइदर इट इज यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, देयर विल बी नो मैटर। वहाँ पे गैमेट्स का ट्रांसफर होना जरूरी है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होना जरूरी है एंड एट लास्ट गैमेट का फ्यूजन होना भी जरूरी है। ठीक है, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज से पहले जो फेज रहती है, जिस फेज को हम अटेंड करते हैं, दैट पर्टिकुलर फेज इज कॉल्ड योर जुवेनाइल फेज। अब इसके बाद जो फेज आती है दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज, इन विच अ पर्सन इज एबल टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इससे पहले जुवेनाइल फेज में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये जो फेज होती है वो रिप्रोडक्टिव फेज से पहले होती है। ठीक है, वेजिटेटिव फेज, व्हेन दिस फेज happens in plants then we call that particular phase as a vegetative phase. So this is about the sexual reproduction. नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे कुछ और डिफरेंट टॉपिक की। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को पढ़ते रहिए, स्टडी करिए। बाय, टेक केयर एंड बी स्टडी ऑलवेज।